सरकारी मनोरंजन के सरकारी सामान्य ज्ञान में फिर से आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है रेडियो सक्रियता। देखते हैं कि क्या होता है रेडियो सक्रियता। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से स्वतः ही किरणों के निकलने की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। इन किरणों को बैक्यूरल अथवा रेडियो सक्रिय किरण भी कहा जाता है, जैसे थोरियम, पोलोनियम, एक्टिनियम, रेडियम आदि रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। और इसकी खोज, रेडियो सक्रियता की खोज 1896 ईस्वी में हेनरी बैक्यूरल नामक वैज्ञानिक ने की थी। और 1898 ईस्वी में मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने 30 टन पीच ब्लेंड से 2 मिलीग्राम रेडियम प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी और पाया कि रेडियम यूरेनियम की अपेक्षा 10 लाख गुना अधिक रेडियो सक्रिय है। रेडियो सक्रियता जो होती है यह 2 प्रकार की होती है। एक प्राकृतिक रेडियो सक्रियता तथा दूसरा कृत्रिम रेडियो सक्रियता। और देखते हैं कि प्राकृतिक रेडियो सक्रियता में क्या होता है। अगर रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु के नाभिक स्वतः विखंडित होकर अन्य तत्वों के परमाणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं, तो इससे जो रेडियो सक्रिय किरणें का उत्सर्जन होता है, तो इसे प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहते हैं। उदाहरण के लिए यूरेनियम, रेडियम, थोरियम आदि तत्वों का विखंडन स्वयं होते रहता है। और कृत्रिम रेडियो सक्रियता, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, जब इस प्रक्रिया में यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई तत्व कृत्रिम तरीके से किसी ज्ञात तत्व के रेडियो सक्रिय समस्थानिक में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया में उस तत्व पर तीव्र वेग वाले कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा आदि कण से प्रहार किया जाता है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम जो एक अस्थायी तत्व है, इस पर अगर अल्फा कणों 2He4 से प्रहार करने पर एक अस्थायी और रेडियो सक्रिय तत्व सिलिकॉन 14Si27 बनता है। तो 2 प्रकार का रेडियो सक्रिय तत्व हो गया। एक जो स्वतः विखंडित होते रहेगा तो उसको मतलब प्राकृतिक रेडियो सक्रिय कहेंगे। दूसरा जिस पर मतलब कृत्रिम रूप से मतलब पार्टिकल से, कण से बम्बार्डमेंट करा के, माने अटैक करा के अगर उसको दूसरे रेडियो सक्रिय समस्थानिक में बदला जाए तो उसको कृत्रिम रेडियो सक्रियता कहेंगे। अब जो है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ में जो है 3 प्रकार के मतलब कण या कह सकते हैं किरण निकलती है, जिसको अल्फा, बीटा और गामा किरण कहते हैं। और इन किरणों को जब चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो इनमें ये किरण जो है विपेक्षित हो जाती है। इसमें से 2 गो विपेक्षित होती है, अल्फा और बीटा जो विपेक्षित होगी, और गामा जो है बिना विपेक्षित हुए बाहर निकल जाती है। तो इस आधार पर यह पता लगाया गया कि जो है अल्फा किरणों पर धन आवेश रहता है और इसलिए यह ऋण प्लेट की ओर कण विपेक्षित होती है, जबकि बीटा कणों पर ऋण आवेश होने के कारण ये धन प्लेट की ओर मुड़ती है। और इसी तरह से जब गामा किरण पर कोई आवेश नहीं रहता है, इसलिए वे बिना विपेक्षित हुए सीधे निकल जाती है। अब कोई भी रेडियो सक्रिय अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार के कणों को एक साथ उत्सर्जित नहीं करता है।
कुछ तत्व से केवल अल्फा और कुछ से केवल बीटा का उत्सर्जन होता है, जबकि गामा किरण जो है दोनों प्रकार के कणों अल्फा अथवा बीटा के साथ निकलती है। अभी तक जो है 40 से अधिक प्राकृतिक रेडियो एक्टिव समस्थानिक एवं उनके रेडियो एक्टिव तत्व ज्ञात हो चुके हैं। और हेनरी बेकरल तथा क्यूरी दंपति को 1903 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखते हैं रेडियो एक्टिविटी का जो रेडियो सक्रियता जो होता है उसकी इकाई क्या होता है। तो इसका 3 इकाई होता है, क्यूरी, रदरफोर्ड एवं बेकरल। ये तीनों माने वैज्ञानिक के नाम पर एक रखल गया है। एक क्यूरी जो है ना वह बराबर होता है 3.7 गुने 10 के पावर 10 विघटन पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में अगर इतना माने 3.7 गुने 10 के पावर 10 विखंडन होगा ना तो उसको हम लोग क्यूरी कहेंगे। उसी तरह से रदरफोर्ड दूसरा इकाई है। मतलब एक रदरफोर्ड होगा अगर 10 के पावर 6 विखंडन पर सेकेंड अगर हो जाए तो उसको रदरफोर्ड करेंगे। और बेकुरल जो सबसे छोटा इकाई है, 1 विखंडन पर सेकेंड होगा ना तो उसको हम लोग बेकुरल कहेंगे। तो ये तीनों याद रखना है। अब जो है कि देखते हैं कि जो अल्फा बीटा और गामा किरण जो है इसका तुलनात्मक गुण के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि क्या क्या मतलब इसका गुण है, क्या क्या इस पर दोष है। दोष नहीं, केवल गुण के बारे में जानेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकृति। तो अल्फा किरण का प्रकृति के रूप में अगर जाने तो यह द्विआवेश युक्त He++ कण होता है। उसी तरह बीटा किरण जो है यह इलेक्ट्रॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉन के सदृश, मतलब इलेक्ट्रॉन ही रहता है। और गामा किरण जो है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। आवेश अगर देखें तो अल्फा किरण पर धन आवेश होता है, बीटा किरण पर ऋण आवेश होता है, और गामा किरण पर जो है कोई आवेश नहीं होता है, बिना आवेश वाला होता है। इसीलिए गामा किरण जो है ना विद्युत क्षेत्र से इसको गुजारते हैं या मैग्नेटिक क्षेत्र से गुजारते हैं तो इस पर कोई असर नहीं होता है, जबकि अल्फा और बीटा किरण पर इसका असर होता है। द्रव्यमान जो है देख लें तो अल्फा किरण का जो द्रव्यमान वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। और बीटा किरण का द्रव्यमान जो है 1/1837 भाग होता है हाइड्रोजन परमाणु के। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा उसी तरह से इसका द्रव्यमान हो। और गामा किरण का जो है इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, यानी 0 के बराबर होता है, क्योंकि ये रेडिएशन है माने तो इसलिए इस पर द्रव्यमान नहीं होता है। अब वेग देख लें तो अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग का 10वां भाग होता है। इसी तरह बीटा किरण का वेग जो है प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग होता है। और गामा किरण का वेग जो है प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, बराबर तो नहीं हो, उसके आसपास होता है। वेदन क्षमता माने वेदने की क्षमता जो होता है कि कितना मोटाई वाले माने किस पदार्थ से वो पार कर सकता है, इसको वेदन क्षमता कहते हैं। तो अल्फा किरण का जो वेदन क्षमता होता है वह एल्युमिनियम के 0.1 मिलीमीटर मोटे चादर को वेद सकता है। उसी तरह जो है बीटा किरण का जो वेदन क्षमता है वो अल्फा किरण के अपेक्षा 100 गुना अधिक होता है। और गामा किरण का जो वेदन क्षमता है वो अल्फा किरण से 10,000 गुना अधिक होता है। माने सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता गामा किरण का होता है। ये रेडिएशन है तो इसका ज़्यादा क्षमता होता है। गामा किरण कथी के कहल जाला? आयनन शक्ति। तो माने आयनन शक्ति जो होता है वो अल्फा किरण का सबसे ज़्यादा होता है, और बीटा किरण का जो आयनन शक्ति है वो अल्फा किरण से कम तथा गामा किरण से अधिक होता है।
और गामा किरण का आयनन शक्ति सबसे कम होता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, तो अल्फा किरण जो है फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। बीटा किरण जो है फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करने की क्षमता अल्फा किरण से कम रहता है। और गामा किरण जो है यह बीटा किरण से भी कम प्रभावित करता है। अब है प्रदीप्ति क्षमता देखते हैं। तो अल्फा किरण का प्रदीप्ति क्षमता जो है यह जिंक सल्फाइड तथा बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड जैसे लवणों में प्रदीप्ति उत्पन्न करता है अल्फा किरण। और बीटा किरण का जो प्रदीप्ति क्षमता होता है वो अल्फा किरण से कम होता है। और गामा किरण का जो प्रदीप्ति क्षमता होता है वो बीटा किरण से भी कम होता है। उत्सर्जन का प्रभाव, अगर किसी रेडियो तत्व से एक अल्फा कण उत्सर्जन से उसके परमाणु क्रमांक में 2 तथा द्रव्यमान में 4 इकाई की कमी हो जाती है, उसी तरह एक बीटा किरण के उत्सर्जन से उस तत्व के परमाणु में 1 इकाई वृद्धि तथा द्रव्यमान की कमी अपरिवर्तित रहती है। और गामा किरण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में विचलन। तो जो अल्फा किरण है उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ जाती है, बीटा किरण दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ जाती है, और गामा किरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गतिज ऊर्जा, अधिक द्रव्यमान के कारण अधिक गतिज ऊर्जा होता है अल्फा किरण का। बीटा किरण का कम द्रव्यमान के कारण कम गतिज ऊर्जा होता है। और गामा किरण का गतिज ऊर्जा लगभग शून्य होता है क्योंकि इसका द्रव्यमान भी शून्य माना गया है। तो ये सब था अल्फा किरण, बीटा किरण तथा गामा किरण की के बारे में विशेषता सब, माने इसका तुलनात्मक अध्ययन था। तो ये हम लोग देख लिए। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं अगला। अब रेडियो सक्रिय विखंडन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। मतलब इसमें हम ये लोग जानेंगे कि कैसे ही कोई भी जो रेडियो सक्रिय तत्व सब जो है वो विखंडित कैसे होता है, क्या क्या इसमें होता है, कौन सा तत्व किस प्रकार से निकलता है, यही इसमें जानना है। समुद्र के किनारे शुरू तो ये जो है सिद्धांत जो है ये मतलब रदरफोर्ड तथा सोडी जो है इस सिद्धांत को मतलब दिया था, इसका नियम बतलाया था। तो माने किस तरह से अल्फा तथा बीटा किरण का उत्सर्जन होगा, इस सिद्धांत में यही हम लोग जानेंगे। पहला है कि जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा किरण का उत्सर्जन होता है तो एक नवीन तत्व का निर्माण होता है, और जिसकी द्रव्यमान संख्या मूल तत्व के द्रव्यमान संख्या से 4 इकाई कम तथा परमाणु संख्या 2 इकाई कम हो जाती है। अर्थात इस नवीन तत्व का स्थान आवर्त तालिका में मूल तत्व के स्थान से 2 वर्ग पीछे हो जाता है। तो उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं, जैसे मान लो रेडियम एक तत्व है, इसको रिप्रेजेंट माने निरूपित करते हैं रेडियम 88,226। तो 88 जो है इसका परमाणु संख्या को निरूपित कर रहा है, 226 जो है इसका द्रव्यमान संख्या को निरूपित कर रहा है। अब इसमें से वो अल्फा किरण जो है बाहर निकला, तो अब जो है नया तत्व जो बनेगा वो बन जाएगा 86Rn222 माने रेडान बन जाएगा। तो रेडान का जो परमाणु संख्या हो गया 86 हो गया, माने 86 हो गया, और परमाणु संख्या 222 हो गया। तो देखो नया तत्व जो बना है रेडियम का, देखो रेडियम का था परमाणु संख्या 88 और नया जो बना उसका हो गया 86। उसी तरह जो रेडियम का जो परमाणु भार था 226 था और रेडान का हो गया 222, माने 4 गो घट गया। परमाणु भार में 4 गो की कमी आया और परमाणु संख्या में 2 गो का कमी आया। तो इस प्रकार से हम देख लिए, जैसे मूल तत्व तो रेडियम है तो इसका परमाणु संख्या 88 है, द्रव्यमान संख्या 222 है और वर्ग संख्या 0 है। नवीन तत्व जो बना वो रेडान हो गया जिसका परमाणु संख्या 86 हो गया
द्रव्यमान संख्या 226 नहीं, ये गड़बड़ हो गया। जो हमारा माने रेडियम जो है उसका परमाणु संख्या 88 है तथा द्रव्यमान संख्या 226 है और वर्ग संख्या 0 है, जबकि जो नवीन तत्व रेडान है उसका परमाणु संख्या 86 हो गया, द्रव्यमान संख्या 222 हो गया और वर्ग संख्या 11 हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि बीटा किरण के उत्सर्जन से क्या होता है। जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व से बीटा किरण का उत्सर्जन होता है तो एक नवीन तत्व का निर्माण होता है और इसकी द्रव्यमान संख्या मूल तत्व के द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है, लेकिन परमाणु संख्या में एक इकाई की वृद्धि होती है। अर्थात आवर्त सारणी में नवीन तत्व का स्थान एक वर्ग आगे बढ़ जाता है। जैसे देखो थोरियम है, थोरियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं 90Ts234। अब इसमें से वो बीटा किरण निकल गया तो नया तत्व जो बना वो हो गया 91Pa234। तो जो हमारा मूल तत्व था वो थोरियम था, इसका परमाणु संख्या 90 था, द्रव्यमान संख्या 234 था, आई चौथा वर्ग संख्या में था। और नया तत्व जो बना वो प्रैक्टियम बना Pa, एक परमाणु संख्या 91, एक से बढ़ गया देखो परमाणु संख्या, लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर नहीं, 234 है और वर्ग संख्या इसका 5, माने वर्ग संख्या 1 बढ़ गया। ये हो गया माने बीटा किरण के उत्सर्जन से होने वाला परिवर्तन। 3 में किसी परमाणु से अल्फा तथा बीटा कणों के उत्सर्जन के पश्चात इसका नाभिक उत्तेजित अवस्था में होता है तथा यह अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन गामा किरणों के रूप में करता है। गामा कणों का उत्सर्जन होने पर द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित रहते हैं। एक बीटा कण के उत्सर्जन पर संभारिक प्राप्त होते हैं, जबकि एक अल्फा कण तथा बीटा कण के उत्सर्जन पर समस्थानिक प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लो 82PV209, बीटा कण निकल गया तो बन गया 83Bi209। तो देखो पीवी का भी द्रव्यमान संख्या 209 और Bi का भी द्रव्यमान संख्या 209, तो ये दोनों क्या हो गया, संभारिक हो गया, क्योंकि इसमें दोनों का द्रव्यमान संख्या सेम है। बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक बन गया अगर एगो निकलता है बीटा कण। तो अब देखो अगर अल्फा किरण निकलता है तो देखो जैसे 84PO218 में से एगो अल्फा कण निकल गया तो 82PV214 बन गया। फिर एगो इसमें से बीटा कण निकल गया तो 83Bi214 बन गया। और फिर इसमें से बीटा कण निकला तो 84PO214 बन गया, माने ये एक समस्थानिक के रूप में बदल गया। अब है उत्सर्जित अल्फा कणों की संख्या अगर निकालना हो तो हम लोग निकाल सकते हैं द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन बट्टा 4। तो अगर द्रव्यमान संख्या में कोई नया तत्व बना है तो सबसे पहले उसका द्रव्यमान संख्या देख लेंगे और उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे और जितना आएगा उतना ही उसमें अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ होगा। अब अगला देखते हैं क्या है, तो है कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व परमाणु के नाभि से एक अल्फा कण के उत्सर्जन से प्राप्त होने वाले नए तत्व का आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान जनक तत्व के स्थान से 2 समूह बाईं ओर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीटा कण के उत्सर्जन से प्राप्त होने वाले नए तत्व का आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान जनक तत्व के स्थान से एक समूह दाईं ओर चला जाता है। इस नियम को ही समूह विस्थापन नियम, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं।
समूह विस्थापन नियम कहते हैं। जो नियम है ना, इसको समूह विस्थापन नियम करेंगे। अब एक अगला टॉपिक है हमारा, जो है विषय वस्तु है कि अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड। तो इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, परिभाषित कर लेते हैं कि क्या होता है। ये होता है वह समयांतराल जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या विखंडित होकर प्रारंभिक संख्या के आधी रह जाती है, तो उस समय को उस तत्व की अर्ध आयु काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता उसकी प्रारंभिक सक्रियता से ठीक आधी हो जाने में जितना समय लगता है, उसे उस पदार्थ का अर्ध आयु, हाफ लाइफ कहते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु कुछ सेकंडों से लेकर लाखों वर्ष तक हो सकती है। उदाहरण के लिए, पोलोनियम के एक समस्थानिक 84 PO 214 की अर्ध आयु 10⁻⁻4 सेकंड होती है, जबकि यूरेनियम के समस्थानिक की अर्ध आयु 4.5 × 10⁻9 वर्ष होती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु को किसी भी परिवर्तन द्वारा बदला नहीं जा सकता है, यह हमेशा एक समान रहता है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु का इसके विखंडन स्थिरांक लैम्डा के साथ निम्नलिखित संबंध होता है। जैसे टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बटा लैम्डा, जहाँ लैम्डा जो है विखंडन स्थिरांक है और टी हाफ जो है अर्ध आयु काल है। उसी तरह औसत आयु होता है। विखंडन स्थिरांक के व्युत्क्रम को रेडियो सक्रिय पदार्थ की औसत आयु कहते हैं। औसत आयु को टी से निरूपित करते हैं, कैपिटल टी से, और ये बराबर होता है 1/λ के, जहाँ लैम्डा विखंडन स्थिरांक है। उसी तरह औसत आयु तथा अर्ध आयु में भी संबंध होता है। तो औसत आयु बराबर होता है अर्ध आयु बटे 0.693। औसत आयु बराबर अर्ध आयु बटे 0.693। तो इसको रहने देते हैं और अगले वर्ग में हम नए विषय वस्तु के साथ फिर से सरकारी मनोरंजन के सरकारी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सरकारी रसायन विज्ञान के अध्ययन में फिर से वापस आ जाएंगे।